सैम्पल केस स्टडी जो दी है पहले उसे कवर करते हैं, और उसके रिलेटेड अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगते हैं तो उसे भी हम कवर करते जाएंगे। X wants to make a right choice on making financial commitments to make the best use of her income and savings. X pays EMI of rupees 23,000, तो यहाँ पे EMI जो है उसका 23,000 का है। On an outstanding home loan of 10 lakhs, 10 lakhs का outstanding home loan है जिसका EMI she is paying 23,000, जिसके 5 years बाकी है, with 5 years to go. She has an offer to switch to a new housing loan company ऑन ऑफरिंग रेट ई 7.25%। तो यहाँ पे जो है उसको नया लोन जो है वो ऑफर हो रहा है, कोई और हाउसिंग कंपनी उसको ऑफर कर रही है एट 7.25%। उसके बाद और कुछ डिटेल्स दिए। एक्सेस कन्वेंस अलाउंस ऑफ 7,500 पर मंथ एंड शी इज लुकिंग टू बाय अ व्हीकल दैट फिट्स इनटू हर बजट। शी हैज सीन व्हीकल दैट कॉस्ट 4 लाख रुपीस। कन्वेंस अलाउंस उसको मिल सकता है कंपनी से 7,500। शो कार वो देख रही है वो 4 लाख की है। एंड फाउंड फाइनेंसिंग 80% ऑफ द लोन कॉस्ट। 4 लाख का 80% जो है वो लोन होगा, 20% जो है वो डाउन पेमेंट वो अपनी जेब से देगी। एंड इंटरेस्ट ऑफ 12%, और ये कार के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो 12% का है। द टर्म विल बी 5 years, 5 साल का ये कार लोन रहेगा। वन ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, अभी तीसरा एस्पेक्ट है, 3 एस्पेक्ट है यहाँ पे, पहले हाउसिंग लोन का है, सेकंड कार लोन का है, और तीसरा जो है वो इंश्योरेंस का है। वन ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज हेल्ड बाय एक्स इज maturing एंड शी हैज टू डिसाइड बिटवीन टेकिंग अ सम assured ऑफ रुपीज 10 लाख एज कैश। मतलब अभी उसकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो मेच्योर हो रही है, उसको 10 लाख लमसम मिल सकता है, और मंथली पेमेंट ऑफ 10,000 रुपीज ओवर 10 years, या तो फिर उसको 10,000 रुपीज फॉर 10 years मिल सकता है। और इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे 6% का है। तो क्वेश्चन है, शुड एक्स कंसिडर दी होम लोन स्विच टू अ न्यू प्रोवाइडर, और जहां पे उसको 7.25% का लोन ऑफर हुआ है, उसने वहां पे जाना चाहिए कि उसे कंटिन्यू करना चाहिए, ये 7.25 है, कि उसे कंटिन्यू करना चाहिए टू पे ईएमआई। जैसे यहाँ पे ईएमआई जो है इसका 23,000 का है। उसके बाद 5 years बाकी है जाने के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 years टू गो। और होम लोन जो बचा है वो 10 लाख का रिमेनिंग होम लोन है। ओके, तो भी इसे पहले कंप्यूट करते हैं, एक्सेल शीट के साथ इसे कंप्यूट करेंगे तो थोड़ा फास्टर हो जाएगा। तो हम जाते हैं हमारे एक्सेल पे, जो भी डिटेल्स है यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो 10 लाख का है। उसके बाद आपका जो ईएमआई है वो है 23,000 का। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कंप्यूट करना है, क्योंकि कंपेयर करना होगा तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा, प्लस हमें ईएमआई का बर्डन भी अगर हम देखेंगे तो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। और रिमेनिंग जो टेन्योर है वो है 5 years का, तो इसे लिख देंगे। और हम क्या करेंगे, हम रेट फंक्शन यूज करेंगे, और हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि हमें अभी कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा है 7.25 पे। अगर ये 7.25 पे है और अभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर हम एक सेकेंड स्टेप भी ले सकते हैं जहां पे हम चेक कर सकते हैं कि अभी का ईएमआई का बर्डन अगर मेरा 23,000 है, तो दूसरा ईएमआई का बर्डन मतलब 7.25 से मेरा ईएमआई का बर्डन कितना आने वाला है, फिर उससे कंपेयर करेंगे। ओके, और उससे भी पता चल जाएगा, मतलब इसे तो मालूम पड़ेगा लेकिन और एक स्टेप फर्दर भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यू ईएमआई जो है वो हमारा कितना आ सकता है, और हम वहां पे कितना सेव करेंगे अगर ये ईएमआई का बर्डन कम होता है तो यस, पहले तो यहाँ पे हम पीएमटी फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे हम रेट फंक्शन यूज करेंगे जैसे मैंने कहा। तो हम यूज करते हैं रेट का फंक्शन, हमारे पास सारे डिटेल्स है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे, और उसके बाद जो है हम रेट फंक्शन हमें चाहिए, तो हम रेट फंक्शन पे जाएंगे, टैप करेंगे, तो हम यहाँ पे जो है मंथली पैसे जा रहे हैं हमारे, तो कितना जाएगा, तो 12 months मल्टीप्लाइड बाय 5 इज गोइंग टू बी 60 इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स हमारे जाने वाले हैं। फिर हम कॉमा करेंगे, हमारा पीएमटी दैट इज कितना हमारा मंथली अभी हमारे अकाउंट से जा रहा है, तो 23,000 जो जा रहा है, तो 23,000 का आउटफ्लो होने की वजह से हम -23,000 करेंगे। और कितना अमाउंट है, तो ये जो लोन अमाउंट है वो 10 lakhs की है बस। और उसके बाद जो है हम हमारा ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देंगे, और जो इधर के जो भी डिटेल्स हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं, और मल्टीप्लाइड में हम 12 करेंगे, क्योंकि हमें ईयरली इंटरेस्ट चाहिए। अभी हम जो 7.25 वो ईयरली इंटरेस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हमें ईयरली इंटरेस्ट चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है 13.481, और हमारा कितना है 7.25। तो अभी हम देखते हैं, तो जैसे 7.25, और हमें हमारा जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 13.481, दैट इज 13.48%। तो ये काफी हाई है।
ओके, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे एक्स मिस एक्स जो है शी शुड गो विथ द न्यू कंपनी जो उनको ऑफर कर रहे हैं एट 7.25 प्लस एक स्टेप में, जैसे मैंने कहा कि हम आगे जाके हम देखेंगे कि उनका मंथली जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है दैट इज ईएमआई है वो कितना जा सकता है। पीएमटी फंक्शन हम यूज करेंगे यहाँ पे इक्वल टू पी एम। तो देख लीजिए आप, ये आ गया है। उसके बाद रेट पूछा है, रेट है 7.25% डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि ये 7.25% जो है वो 12 महीने का है। एनपीआर कितने ईएमआई होने वाले हैं, तो 60 ईएमआई होंगे क्योंकि मंथली हम पे कर रहे हैं। और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो -10 लाख जो है हमें लिखना पड़ेगा, बिकॉज 10 लाख जो आपके अकाउंट से मतलब जाने वाले हैं, आउटफ्लो है। तो ये कर देंगे, ब्रैकेट जो है उसे क्लोज कर देंगे और फिर हम प्रेस करेंगे तो ये आ रहा है अराउंड 19,656। दैट मीन्स अराउंड 20,000 के आसपास। तो ये जो आपका ईएमआई है, आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये ईएमआई होने वाला है 20,000 का। और आपका अभी का जो ईएमआई है वो 23,000 का है। तो 23,000 -20,000 अगर पकड़ते हैं तो 3,000 आप बचा रहे हैं। और 3,000 मंथली अगर आप बचा रहे हैं, और ये हो रहे हैं से 60, करेक्ट 60, क्योंकि 60 महीने के लिए होगा। तो ये 1,80,000 जो है आप यहाँ पे भी सेव कर रहे हो। तो ये कहा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ये जो 7.25% के साथ जाने वाला ऑप्शन है वो सही रहेगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं। नो, सिंस अ न्यू लोन विल मीन हायर इंटरेस्ट पेमेंट इन द इनिशियल ईयर्स, ऐसा नहीं है। ये सिंस इट रिड्यूसेस द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट क्विकर, तो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट भी कम नहीं हो रहा है। ये सिंस द इंटरेस्ट रेट ऑन द न्यू लोन ऑफर इज लोअर, तो इंटरेस्ट रेट भी लोअर हो जाएगा और ईएमआई भी लोअर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे दो जो है वो फंक्शंस यूज किए। इंटरेस्ट रेट, अगर आपने ऑप्शन देखा होता तो आपको पता चलता कि आपको इंटरेस्ट रेट मतलब रेट वाला फंक्शन ही यूज करना था, उससे भी आपका आंसर आ जाता था और आपको प्रिसीजन आ जाता था। लेकिन हमने क्या किया, हमने दो स्टेप में आंसर निकाला। मतलब पहले तो हमें आंसर मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट से पता चल गया, तो हमें पता चल जाए कि 7.25% तो कम है एज कंपेयर टू हमारा जो आया था इंटरेस्ट, दैट वाज 13.48। और उसके बाद हम और एक स्टेप आगे गए और हमने ईएमआई भी कैलकुलेट किया। अगर ईएमआई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सवाल पूछा होता तो आप कौन सा फंक्शन यूज करते, तो पीएमटी फंक्शन यूज करते। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको रेट फंक्शन यूज किया है, और आपका जो ईएमआई है वो कंप्यूट करने के लिए, ये वो देखने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपने पीएमटी फंक्शन यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन शी अफोर्ड अ कार शी इवेल्युएटेड। So yes, she will be able to pay the EMI on the loan. No, the EMI will be higher than the conveyance allowance. She will be able to pay the EMI only if the term of the loan goes up. She will able to pay the EMI only in the first year. Subsequently, the EMI will higher than the allowance. तो यहाँ पे क्या है, उसने कार भी लेना है। आपने देखा ही है कि उसको कार भी लेनी थी। तो डिटेल्स क्या है, कार कितने की है, तो कार है उसकी 4 लाख की। इसमें से 80% जो है ये लोन जाएगा एट द रेट ऑफ 12%, एंड 20% जो है ये डाउन पेमेंट होगा जो अपने जेब से वो करने वाली है। ये 60 मंथ्स के लिए रहेगा क्योंकि 5 इयर्स का ये है। तो कितनी अमाउंट है, ये 3,20,000, एंड 80,000 जो है वो शी इज गोइंग टू पे फ्रॉम हर पॉकेट। तो 3,20,000 का जो है इसका आने वाला है लोन का अमाउंट। अभी हमें क्या देखना है कि ये लोन अमाउंट आने वाला है तो ईएमआई इसके ऊपर कितना बैठेगा। ओके, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम के हिसाब से, एंड 60 मंथ्स जैसे मैंने कहा था। तो बस हमें पीएमटी फंक्शन यूज करके हमें ये इक्वेट करना है कि हमारा हमारा ईएमआई कितना आता है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि 7,500 जो उसको मिल रहा है टुवर्ड्स अ कन्वेंस, उसके सामने ये कितना कंपेरेबल है। तो हमें ये भी देखना है कि कन्वेंस कितना है और ईएमआई का बर्डन उसका कितना आ रहा है। तो बस इक्वल टू करेंगे, हमें पीएमटी फंक्शन यूज करना है, पीएमटी। उसके बाद हम रेट देखेंगे, तो रेट है 12% का, लेकिन ये जो है 12% पर ईयर है। तो हम डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, कॉमा करेंगे, एनपीआर 60 होगा, 60 मंथ्स है क्योंकि 5 इयर्स है। और हमारा जो पेमेंट है वो होने वाला है -3,20,000 का। और उसके बाद ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे और उसके बाद इसको जो है वो डिलीट कर देंगे बस। और फिर हम रिटर्न करते हैं, हमारा आ रहा है 7,180। दैट मीन्स 7,200 के आसपास जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है ईएमआई 7,200।
अभी ये है 7,500 कन्वेंस मिल रहा है और 7,200 ईएमआई है। तो शी कैन इजिली गो फॉर हर कार, जहां पे उसका जो ये कन्वेंस मिलने वाला है उससे से ये उसका ईएमआई जो है वो पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे जाते हैं वापस से। तो क्वेश्चन है, कैन शी अफोर्ड कार, शी हैज इवेल्युएटेड, सो यस शी विल बी एबल टू पे द ईएमआई ऑन द लोन। इजी है ये क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शुड एक्स टेक 10 lakhs एज अ कैश और ऑप्ट फॉर पीरियोडिक पेमेंट? ठीक है, हम देख लेते हैं कैसा रहेगा। तो यहाँ पे बताया है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है उसमें से उसको 10 लाख रुपीज लमसम आ रहे हैं। ठीक है, तो 10 लाख लमसम आ रहे हैं, वो उसे लेना चाहिए कि 10,000 10 years तक लेने हैं और इन्फ्लेशन जो है वो 6% है। अभी 10,000 अगर वो 10 years तक ले रही है तो कैसे होगा यहाँ पे बता देते हम। और 10,000 इफ शी इज टेकिंग फॉर 10 years मल्टीप्लाइड बाई 12, तो जो भी हमें उसे पैसा आने वाला है, लेकिन इंटरेस्ट इन्फ्लेशन भी है वो 6% से है, तो सभी को जो है आज के डेट में लेके आना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू में लेके आने पड़ेंगे सारे इनफ्लोज जो होने वाले हैं 10,000 के, उसको आज के डेट में लेके आके देखना पड़ेगा। बट डिस्काउंटिंग इट एट 6% टू नो एग्जैक्टली व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। तो ये प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही क्वेश्चन है अगेन। पहले डिटेल्स हम लिख देंगे। हमें जो मिल रहा है 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 10 years मिलेगा। ओके, और इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे जो है 6% का है। अभी हमें इक्वेट करना है, मतलब हमें चेक करना है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है ये 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये 10 years है और 12 months है, तो इस हिसाब से कितना पैसा हमें मिलेगा और उस सबका आज का प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा ये कैलकुलेट करना है। और आज प्रेजेंट में हमें कितना मिल रहा है, अगर हम लमसम नहीं, मतलब हम मंथ वाइज नहीं ले रहे, लमसम ले रहे, तो हमें कितना मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है ये 10 lakhs। तो दो में से कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू वाला जो फंक्शन है वो यूज करना है यहाँ पे। तो बस सिंपल है अगेन, ये भी काफी। तो बस आपको प्रेस करना है इक्वल टू देन प्रेजेंट वैल्यू और फिर ब्रैकेट ओपन करना है हमें। फिर हमें डालना है हमारा रेट। तो रेट इज गोइंग टू बी, मतलब रेट मतलब जो इन्फ्लेशन है वो है 6% डिवाइडेड बाई 12, कॉमा, उसके बाद हमें चाहिए होगा एनपीईआर, दैट इज 120 मंथ्स हो जाएंगे क्योंकि 10 साल के लिए है और 12 महीने होते एक साल में, तो 120 हो गए। और कितना जाएगा, दैट इज -10,000 होगा, तो ये -10,000 एंड फिर उसको क्लोज करेंगे, रिटर्न करेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी 9,07,34। तो टुडेज वैल्यू इज गोइंग टू बी 9,07,034। और अगर सपोज इसको कंपेयर करते हैं तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 10 लाख रुपीज एज कम्पेयर टू 10 lakhs। तो आप किसके लिए जाएंगे, तो आप श्योरली जो है वो लमसम के लिए जाएंगे। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। एक्स इज इन अर्ली 30s एंड कंसिडरिंग अ शिफ्ट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जॉब छोड़ के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेना है। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग वेल बट रियलाइजेस देयर मे बी डिस्ट्रप्शन इन इनकम इन द इनिशियल स्टेजेस। He wants to evaluate his finances before he takes a call to branch out of his own. तो उसे देखना है कि ये जो उसका डिसीजन है वो सही होगा या नहीं होगा। He also wants to help his father create a corpus for managing their health needs. एक कॉर्पस उसको क्रिएट करना है सो दैट वो कॉर्पस से जो भी रिटर्न्स आएंगे उससे, मतलब वो जो है उसके फादर के जो भी हेल्थ इश्यूज है, मतलब पेरेंट्स के जो भी हेल्थ इश्यूज है, उनके लिए मंथली एक अमाउंट जो है साइड में रहेगा, वो कॉर्पस को हाथ नहीं लगेगा, उसमें से जो भी रिटर्न्स आएंगे दोज आर गोइंग टू हेल्प हिम दे to take care of their health expenses. They need a guaranteed payout of 7,500 each month to meet their expenses on medicine. तो 7,500 उनको चाहिए। अभी देखते हैं कि उसका जो भी मंथली एक्सपेंसेस है, इनकम है या जो भी उसके सेविंग्स है वो क्या है। तो सैलरी उसकी 1,40,000 है। मंथली एक्सपेंसेस में जो है वो आ रहे हैं लोन का रीपेमेंट 65,000 का एंड लिविंग एक्सपेंसेस 50,000। तो उसका मंथली जो एक्सपेंस है 1,15,000 का है। फिर एसेट साइड इसके देख लेते हैं। कैश इन बैंक जो है 1,20,000 है। फिक्स डिपॉजिट है 18 मंथ्स में मैच्योर हो रहे हैं 75,000 के। ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है वो है 2 lakhs के। एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 75 lakhs की। और लोन जो है वो आउटस्टैंडिंग है 55 lakhs का। प्रोविडेंट फंड का जो बैलेंस है वो 8 लाख का है। तो 86,95,000 के एसेट्स है और 55 lakhs की जो है इसके ऊपर की लायबिलिटी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स
एक्सपेक्ट्स इनकम टू बी अनसर्टन, क्योंकि जैसे भी वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं तो इनकम अनसर्टन होगा। आर हिज फाइनेंसेस इन अ पोजीशन टू सपोर्ट दिस। तो जो भी फाइनेंसेस है, मतलब देखिए लिक्विड में तो उसके पास अभी 1,20,000 ही है, और फिर ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है 2 लाख के, तो ये भी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लोन आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, और पीएफ का बैलेंस, ये भी लिक्विड तो है नहीं। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे हिंट दिया है लिक्विड एसेट्स टू मंथली एक्सपेंसेस जो है वो देखना पड़ेगा। तो लिक्विड एसेट्स कितने हैं, तो हमें लिक्विड एसेट्स समझ में आ रहे हैं, वो है ये 1,20,000 के, तो 1,20,000। और मंथली एक्सपेंस हमने कितना देखा था, तो मंथली एक्सपेंस हमने देखा था, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये है 1,15,000 का। तो 1,15,000 का जो है वो मंथली एक्सपेंस है। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 1,15,000, ये आ रहा है 1.04। तो ये तो सही नहीं है। नो, सिंस लिक्विड एसेट्स टू मंथली एक्सपेंस रेशियो इज लो टू 1.04, तो आपका जो मंथली एक्सपेंस है उसके सामने लिक्विड एसेट्स जो है वो कम है, ज्यादा होने चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे 6 मंथ दैट इज 1.15, और दैट इज 1,15,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 मंथ के हिसाब से आपके पास अराउंड 6,90,000 होने चाहिए लिक्विड एसेट्स में, तभी जाके जो है आप ये डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपका पास जो है वो मंथली एक्सपेंस भी तो हो रहे हैं कुछ ना कुछ, और ईएमआई का बर्डन तो जो हाउसिंग लोन आपने लिया है उसका तो है ही। तो यस, दैट इज अ रीजन। नो, सिंस लिक्विड एसेट्स मंथली एक्सपेंसेस रेशो जो है वो कम है, और उसकी वजह से जो है फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसकी सही नहीं है टू सपोर्ट दिस डिसीजन एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X is confident that he is done well with his finances. He has bought a house on loan and his investment in mutual funds. What is the evaluation you would do of his financial performance so far? और इसके लिए मुझे चाहिए कि इनकम कितना है। इनकम है आपका 1,40,000, और ये पर मंथ है, मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 16,80,000 रुपीज। ओके, और आपका सेविंग्स कितना है, तो कैश इन बैंक जो है 1,20,000 का है। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट्स मच्योरिंग 75,000 है। उसके बाद ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड 2 लाख का है, और पीएफ का जो बैलेंस है वो 8 लाख का है। आइए उतना ही आप ले सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, जिसके ऊपर आपको कोई भी रेंट तो नहीं मिल रहा है। तो दैट कम्स टू अराउंड, ये पूरा ऐड करेंगे तो आ जाएगा, इसको हम निकालेंगे तो ये ऐड करने के बाद आ रहा है अराउंड 11,95,000। और अभी अगर हम सेविंग्स टू इनकम का रेशो लेके देख रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी 11,95,000 डिवाइड बाय इनकम इज 16,80,000, एंड दैट इज 0.711 अप्रोक्सीमेटली। देखिए ये जो है वो लेस देन 1 है, तो इट मीन्स दैट ही हैज नॉट इवन एक्यूमुलेटेड 1 full year's वर्थ ऑफ हिज करंट सैलरीज इन सेविंग्स, एंड इवन दो ही फील्स कि जो है उसके पास, मतलब वो अच्छा कर रहा है, उसके पास 75 लाख का घर है, लेकिन वो इलिक्विड एसेट है। लिक्विडिटी अगर हम देखा जाए जो आती है इन द फॉर्म ऑफ अ कैश एंड इन्वेस्टमेंट, वो एक्चुअली क्वाइट लो है फॉर समवन इन 30s टू प्लान टू क्विट अ जॉब। तो जो भी उसका जो वेल्थ है, जैसे जो नेटवर्थ हम देख रहे हैं, वो तो हाउस में लॉक्ड है और मैसिव डेट भी है। तो इन सच केस आप जो है उसे तो सेविंग्स टू इनकम, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये आ सकता है कि सेविंग्स टू इनकम रेशियो इज लेस देन 1। It's not good, but can be contributed to the housing loan and its repayment. X has to ensure that the ratio improves consistently over time. दूसरा ऑप्शन क्या है, सेविंग्स टू इनकम रेशियो इज 5.17, तो ऐसा नहीं है, सेविंग्स टू इनकम रेशियो जो है वो 5.17 नहीं है, हमने देखा है ये लेस देन 1 है। उसके बाद अगर आप देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है सेविंग्स टू इनकम रेशियो इज 62.11, तो ये भी करेक्ट नहीं है, एंड सेविंग्स टू इनकम रेशियो इज 2.82, तो ये भी करेक्ट नहीं है। इनफैक्ट ये 0.71 है, विच इज लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉर्पस दैट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द इनकम ऑफ 7,500 पर मंथ फॉर हिज पेरेंट्स इफ द yield being offered is 6%।
देखिए इसे जो है वो 7,500 पर मंथ चाहिए, लेकिन ये कब तक चाहिए ये तो नहीं बता सकते। जब तक उसके पेरेंट्स हैं तब तक चाहिए। तो टू फाइंड द कॉर्पस रिक्वायर्ड टू जनरेट अ फिक्स्ड मंथली इनकम ऑफ 7,500 वी नीड टू यूज अ कैपिटलाइजेशन फॉर्मूला ओवर हियर, ऑफन कॉल्ड एज अ परपेचुअलिटी कैलकुलेशन। एंड ये कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, और उसके लिए जो है कॉर्पस रिक्वायर्ड कितना रहेगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए ए मंथली रिक्वायरमेंट दैट इज गोइंग टू बी 7,500 पर मंथ। जो एनुअल यील्ड है 6% का, उसको मंथली यील्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम करते हैं तो दैट कम्स टू अराउंड 0.5%। और डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो 0.5 डिवाइडेड बाय 100 अगर हम करते हैं तो 0.005 आता है ये डेसिमल फॉर्म में। अभी हमें कॉर्पस जो है ये कंप्यूट करने के लिए आपको चाहिए मंथली इनकम 7,500 डिवाइडेड बाय 0.005, दैट्स इट। तो आपको कॉर्पस पता चलेगा, दैट कम्स टू अराउंड 15 लाख। तो ये आ गया आंसर आपका 15 लाख। इट्स वेरी सिंपल, मतलब ये हम परपेचुअल बेसिस पे देख रहे हैं कि परपेचुअल बेसिस पे हम अगर 15 लाख रखते हैं, हमें उसको निकालना नहीं है, हमें 7,500 उसमें से इनकम चाहिए अगर 6% हमें रिटर्न मिल रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है ये। बस फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, आपको ये जो है ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर ये 5% पर मंथ है तो डिवाइडेड बाय 100 करके आपको ये डेसिमल में चाहिए, सो दैट इसे आपको डिवाइड करना है जितना मंथली आपका रिक्वायरमेंट है उसके साथ। तो 7,500 डिवाइडेड बाय आपका 0.005 दैट इज मंथली यील्ड। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे आपको 15 lakhs मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाय 6% तो दैट कम्स टू 90,000 रुपीज पर ईयर। डिवाइड बाय 12 करेंगे तो दैट कम्स टू 7,500 पर